हेलो मेरे दोस्तों। तो पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको कैलकुलेशन सिखाई थी और कैलकुलेशन में मैंने आपको सिखाया था कि जो हमारा पार्टनर है जो मर जाता है जिसको हम डिजीज पार्टनर कहते हैं वो ड्यूरिंग द ईयर कभी भी मर सकता है और जिस दिन वो मरता है उस डेट तक का हम प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना होता है। वो हम दो चीजों से कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। अब मान के चलो कि एक करंट ईयर और करंट ईयर में 30 जून को वो एक्सपायर हो गया, 30 जून को उसकी डेथ हो गई, पार्टनर डिजीज हो गया। अब वो 3 महीने तक का प्रॉफिट, 31 मार्च को साल क्लोज होता है और मान लो कि 1 जून को वो, मतलब ये 2 महीने का प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब कैलकुलेट करने के बाद इसकी जनरल एंट्री कैसे होगी वो आज की क्लास के अंदर हमें डिस्कस करना है और आज की क्लास के अंदर हम फर्दर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों अभी आज की क्लास के अंदर हम पूरा कॉन्सेप्ट लगा देंगे क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आज की क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली है, यूनिक होने वाली है। सर यूनिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को आज की क्लास का कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं पता, कॉन्सेप्ट बिहाइंड नहीं पता कि यार ये आया कैसे, क्या होता है ये, उस चीज के बारे में आज का डिस्कशन है। इसलिए ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, नॉलेजेबल होने वाली है। तो लिखेंगे सर जर्नल एंट्री। हम क्या पढ़ रहे हैं सर? हम पढ़ रहे हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्री कौन सी केस में भाई? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, शेयर ऑफ प्रॉफिट या फिर लॉस, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन द ईयर ऑफ डेथ, जिस साल, इन द ईयर ऑफ डेथ। दोस्तों जिस साल में डेथ हुई उस साल में उस साल का प्रॉफिट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा जाए, कैलकुलेट कैसे करा जाएगा, पिछली क्लास में सिखा चुका। डिस्ट्रीब्यूट कैसा होगा वो आज की क्लास में सीखेंगे, किस तरीके से हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। दोस्तों हमारे इधर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दो पे बेस्ड है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारे इसमें दो पर बेस्ड है। दो पे बेस्ड मतलब सर समझ नहीं आया। देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ना का चेंजमेंट होगा दो चीजों पर। चेंजमेंट सर किस तरीके का चेंजमेंट समझा रहे हैं आपको, एक मिनट रुक जाइए, ये टेढ़ा बन जा रहा है। हाँ देखो, अगर 3 पार्टनर है हमारे बिजनेस के अंदर और एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, जो हमारा रिमेनिंग पार्टनर बच जाते हैं, अगर उनके शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई भी चेंजमेंट नहीं आता तो क्या मतलब है? और अगर चेंजमेंट आता है तो क्या? व्हेन, इफ, ऐसे लिखो, इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो of the remaining partner, if profit sharing ratio of the remaining partner is changed, is changed, if profit sharing ratio of the remaining partner is changed, is not changed लिखो पहले, is does not change, profit sharing ratio of remaining partner does not change। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिमेनिंग पार्टनर का चेंज नहीं होता, और इसको क्वेश्चन में दूसरे तरीके से भी दे रखा होता है, इफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, if new profit sharing ratio of a remaining partner is not given in question, not given in question। एंट्री समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस वाले केस के अंदर, क्योंकि यहां एंट्री थोड़ा डिफरेंट है। दूसरा हम कहते हैं कि इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पहले लिखते चले साथ साथ लिखते चले, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर, ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इज चेंज्ड, इज चेंज्ड। या फिर दूसरी तरीके से रखा होगा, इफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, if new profit sharing ratio of remaining partner is given in the question, is given in the question।
देखेंगे इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर डज नॉट चेंज और इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इज चेंज। क्या मतलब हुआ? मतलब ये है, मतलब समझिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या जर्नल एंट्री इन दो बेस पर, इन दो मेथड्स पे, इन दो केसेस पर बेस्ड है। अगर ये वाला केस हुआ तो जर्नल एंट्री अलग तरीके से होगी, और अगर ये वाला केस हुआ तो जर्नल एंट्री अलग तरीके से होगी। पहले केस को समझो, केस क्या कहता है? केस कहता है कि हमारे पास ए है, बी है और सी है। ए का हमारे पास रेशियो दे रखा है 3/6, बी का रेशियो दे रखा है 2/6 और इसका रेशियो दे रखा है 1/6। यह है ओल्ड रेशियो, यह है ओल्ड रेशियो, ठीक है, यह है ओल्ड रेशियो। और अब यहां पर बी जो है पार्टनर वो रिटायर हो गया, बी पार्टनर तो रिटायर नहीं हो गया, डेथ हो गया, बी पार्टनर की डेथ हो गई। अब जो रिमेनिंग पार्टनर बच गया, बताओ कौन कौन बचा रिमेनिंग पार्टनर? रिमेनिंग पार्टनर जो बच गए वो है सर ए एंड सी। तो मैंने कहा देखो ए और सी का जो रिमेनिंग पार्टनर बच गए उनके रेशियो में कोई भी चेंजमेंट नहीं आया। कोई भी चेंजमेंट नहीं आया का मतलब क्या हुआ कि जो पहला उनका रेशियो था वही उन्होंने अब रखा रिटायरमेंट होने के बाद, और जो सी का पहले रेशियो था वही उन्होंने अब रखा रिटायर और डेथ होने के बाद। मतलब ए बी और सी तीन पार्टनर थे, उनका रेशियो था 3/6, 2/6 और 1/6। अब इनको रेशियो में मत लिखना, क्योंकि अगर ये रेशियो में आपने लिख दी तो रेशियो में चेंज हो जाएगा। दोस्तों समझने की कोशिश करिए, यहां मैं कह रहा हूं नोट चेंज। नोट चेंज का मतलब जो हमारा रिटायर कंटिन्यूइंग पार्टनर है, जो हमारे रिमेनिंग पार्टनर बच गए, कौन कौन बच गया? ये एक ए और एक सी, ये ए है और ये सी है, इनकी रेशियो में कोई भी चेंजमेंट नहीं आया बी के डेथ होने की वजह से। दैट्स कॉल्ड नोट चेंज इन अ रेशियो, नोट चेंज इन पीएसआर, इन पीएसआर आफ्टर डेथ होने के बाद जब एक पार्टनर चले गया तो रिमेनिंग पार्टनर जो ए और सी बचा उन्होंने अपनी रेशियो को वैसे ही रखा जैसे पहले था। अब इसको ऐसा मत करना 3:1, गलत हो जाएगा। 3:1 मीन्स 3/4, 1/4, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही रहने देना है, मतलब यही है, वो समझाने की कोशिश कर रहा है, यही मतलब है। तो सोचिए, तो आपको पता है जब कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है या किसी पार्टनर कोई रिटायर होता है, अपना हिस्सा छोड़कर जाता है, और जो पार्टनर को गेन हो रहा होता है, जिस पार्टनर को गेन हो रहा होता है वो पार्टनर कंपनसेट करता है किस पार्टनर को? जो रिटायरिंग पार्टनर है उस पार्टनर को, या डेथ वाले पार्टनर है उस पार्टनर को, है ना। ये तो कहता है भाई अब रिटायर हो रहा है कोई पार्टनर, या ऐसे समझो कोई पार्टनर जा रहा है, अब वो रिटायरमेंट की वजह से जा रहा है या डेथ की वजह से जा रहा है। जब वो कोई पार्टनर जाएगा तो अपना हिस्सा छोड़कर जा रहा है ना, अपना हिस्सा छोड़कर जा रहा है। तो अगर अपना हिस्सा वो छोड़कर जा रहा है दोस्तों, तो उस केस के अंदर जो ये ए है और ये सी है, इनको फ्यूचर में इनका रेशियो चेंज नहीं हुआ, नॉट चेंज इन पीएसआर। क्या लिखा था क्वेश्चन के अंदर? इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर डज नॉट चेंज। अगर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है रिमेनिंग पार्टनर का उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आया, जो पहले था वही था, तो इसमें गेनिंग रेशियो ए और सी को कोई भी गेन नहीं हो रहा होगा। इन दिस केस, इन दिस केस, इन दिस केस पार्टनर ए एंड सी, पार्टनर ए एंड सी डज नॉट हैव एनी गेन, डज नॉट हैव एनी, कोई भी गेन नहीं हो रहा होगा। जो पार्टनर ए और सी है उनको कोई भी गेन नहीं हो रहा होगा। तो इस केस के अंदर दोस्तों एंट्री अलग पास की जाती है जब पुराने पार्टनर में से एक पार्टनर की डेथ हो जाए और जो रिमेनिंग पार्टनर बच जाते उनके रेशियो में कोई भी चेंजमेंट नहीं आता। तो इस केस के अंदर जो उनका पार्टनर का जो पुराने पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर बच गए हैं ए और सी, उनको कोई भी गेन नहीं हो रहा होगा क्योंकि रेशियो में कोई चेंज नहीं आया। मैंने कहा पहले कितनी रेशियो थी 3/6 और अब कितनी है 3/6। 3/6 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, तो नो गेन। ऐसी पहले सी की 1/6 थी, अब भी 1/6 है, तो नो गेन। ऐसा केस सर बार बार नहीं आता, हमेशा नहीं आता, ये पता नहीं एक यूनिक सा केस बना रखा है इन्होंने। तो इससे हम इस तरीके से भी वर्जन कर सकते हैं। मान लो क्वेश्चन के अंदर आपको अगर न्यू पीएसआर जो है रिमेनिंग पार्टनर की वो गिवन नहीं है तो समझ लेना एक दूसरा तरीका भी होता है क्वेश्चन के अंदर हिंट पकड़ने का। इस क्वेश्चन को कैसे पकड़े कि अगर कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिमेनिंग पार्टनर का चेंज हुआ या नहीं हुआ। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिमेनिंग पार्टनर का चेंज नहीं हुआ तो पुराने पार्टनर का जो शेयर था वो ही उन्होंने रखा, तो नो गेन, नो बिल, कोई भी गेन, कोई भी कंपनसेशन सैक्रिफाइस नहीं कर रहा होगा। आप समझिए, कोशिश करिए।
नॉट चेंज इन पीएसआर आफ्टर डेथ का मतलब क्या है? डेथ होने के बाद रिमेनिंग पार्टनर जो बच गए थे उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई भी चेंजमेंट नहीं आया। तो मतलब जो शेयर पहले था ए का वो डेथ के बाद भी उतना ही रखा, और सी का जो पहले था वो डेथ के बाद भी उतना ही रखा है। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है, क्लियर है जी। बात समझ में आई कि भाई यहां पर आपको थोड़ा सा यहां पर लग रहा होगा यार कैसे ये मतलब रेशियो बनी नहीं और रेशियो बनी नहीं तो ठीक नहीं है। दोस्तों यही है, ऐसा ही क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जो बी के पार्टनर के डी के डेथ होने के बाद ए का जो शेयर था वो एज इट इज रहेगा और बी का जो शेयर था वो एज इट इज रहेगा। तो इस केस के अंदर हम मान के चलते हैं कि अगर ए का शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में और सी का रिमेनिंग पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई भी चेंजमेंट नहीं आया, डज नॉट चेंज का मतलब यही तो हुआ कि भाई जो पहले शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था और वो भी अभी भी उतना ही है। पहले 3/6 था, अभी उन्होंने 3/6 लिखा, मतलब वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3/6 ले जाएंगे, 1/6 ले जाएगा और बाकी 2/6 को दे देंगे, बी पार्टनर को दे देंगे, है ना। 2/6 को देंगे, बी पार्टनर को दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कहा, तो इस केस के अंदर जो पुराने पार्टनर उनको गेन नहीं हो रहा होगा। अब इधर बात करते हैं, तो मैंने कहा ये समझ में आया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि क्वेश्चन के अंदर कभी कभी ऐसा दिया होता है कि कैसे पता चलेगा हमें क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर डज नॉट चेंज वाला केस है, जो केस नंबर 1 है, ये कैसे पता चलेगा कि यही केस नंबर 1 पूछ रहा है? अगर क्वेश्चन के अंदर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रिमेनिंग पार्टनर की नहीं गिवन, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको रिमेनिंग पार्टनर जो ए और सी है और अगर उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो समझ लेना उनके रेशियो में चेंज नहीं आया हुआ है, केस नंबर 1 है। कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में केस नंबर 1 पूछ रहा है या केस नंबर 2 पूछ रहा है? केस नंबर 1 कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में ऐसा पता चलेगा अगर आपके क्वेश्चन के अंदर रिमेनिंग पार्टनर का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, न्यू पीएसआर गिवन नहीं है, जो बच गए पार्टनर का न्यू पीएसआर गिवन नहीं है, तो समझ लेना जो उनका ओल्ड है वही उनका न्यू बन चुका है। मतलब जो पहले 3/6 लेता था अब भी ए 3/6 ही ले रहा है, पहले सी 1/6 ले रहा था अब भी 1/6 ले रहा है। पर मुझे यहाँ पर गलती लगती है, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, उस हिसाब से मैंने आपको समझाया। मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूँ यहाँ पर एक मिस्टेक ये है कि ये रेशियो अभी भी इक्वल नहीं है। भाई ये रेशियो अभी भी क्या नहीं है? इक्वल नहीं है। ए और सी तो ले जाएंगे पर बी का हिस्से को किसने लिया ही नहीं। अगर किसी को गेन और लॉस नहीं हो रहा इसका मतलब बी का हिस्सा किसने लिया ही नहीं, इसलिए केस बहुत कम आता है पेपर के अंदर। पेपर के अंदर ये वाला केस आता है जिसके अंदर जब एक पार्टनर, आप खुद ही सोचो 3 पार्टनर है, एक आप ए हो, मैं बी हूं, मैं सी हूं और एक है पर्सन बी, तो बी की डेथ हो गई, तो ए और सी जो बी की डेथ होगी अपना हिस्सा छोड़ के गया, उसने अपना जो हिस्सा था लेके गया। अब जो प्रॉफिट 3 बटा करता था अब 2 बटेगा, तो हम दोनों को फायदा हो जाएगा ना उसके जाने से, तो वो फायदा केस नंबर 2 में है। पर केस नंबर 1 में वो फायदा ऐसा बताया नहीं है, तो जैसे बताया वैसे आपको करना है। इस केस के अंदर कोई भी गेन नहीं हो रहा पार्टनर को, तो इस केस के अंदर पार्टनर अपना पैसा नहीं देंगे, फर्म देगी उनको पैसा, ठीक है। बट अगर आप समझना चाहते हैं कि कौन सा केस क्वेश्चन पूछा है तो आप कैसे समझेंगे? आप समझेंगे कि देखो केस नंबर 1 तब पूछा जाएगा जब कभी क्वेश्चन के अंदर आपको अगर न्यू पीएसआर जो रिमेनिंग पार्टनर उनका गिवन नहीं है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो समझ लेना वो केस नंबर 1 है। इसका मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिमेनिंग पार्टनर का चेंज नहीं हुआ, जो पहले था वही है। और उस केस के अंदर मैंने आपको समझाया पहले का और अब का क्या होता है। इस केस के अंदर कोई भी जो ए और रिमेनिंग पार्टनर को कोई भी गेन नहीं हो रहा होता, क्योंकि जितना शेयर वो पहले ले रहा था अभी भी इतना ले रहे, कोई भी गेन नहीं हो रहा। तो इस केस के अंदर दोस्तों आपको जो पैसा दिया जाएगा बी पार्टनर को वो ए और सी नहीं देंगे, वो कौन देगा? वो फर्म देगी। इस केस के अंदर पेमेंट मेड ऑफ प्रॉफिट मेड टू बी पेमेंट ऑफ प्रॉफिट मेड टू बी इज गिवन बाय फर्म नॉट रिमेनिंग पार्टनर, इज गिवन बाय फर्म नॉट रिमेनिंग पार्टनर। जो पैसे नॉट रिमेनिंग पार्टनर, जो पैसे बी को देने हैं प्रॉफिट के, वो अब ए और सी नहीं देंगे, वो कौन देगा? फर्म देगी। और फर्म देने के बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा वो ए और सी में बटेगा। ठीक है सर, क्लियर है या नहीं है? क्लियर। दूसरा केस कहता है कि आपके पास ओल्ड रेशियो गिवन है, ओल्ड रेशियो आपको गिवन है। मान लो ए बी सी 3 पार्टनर थे, ए बी सी 3 पार्टनर है, वो है 3:2:1, ठीक है। बी पार्टनर की डेथ हो गई, बी पार्टनर की डेथ। काफी स्टूडेंट ये समझते हैं
कि इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, याला समझना, देखना, इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिमेनिंग पार्टनर डज नॉट चेंज का मतलब समझ लेते हैं कि बी पार्टनर की डेथ हो गई, अब रिमेनिंग पार्टनर जो बच गए उनका जो न्यू शेयर है वो ए और सी बच गया, और ए और सी का है 3:1, 3:1, बी को हटा दी होती है, ये मान लेते हैं। पर इस केस के अंदर भाई गेनिंग रेशियो आएगा, इस केस के अंदर पार्टनर को गेन हो रहा है। आप देखिए, खुद ही समझिए कि भाई देखो, ए का पहले शेयर था 3/6, अब है 3/4, तो गेन हो रहा है नहीं हो रहा? डज नॉट चेंज का हुआ है तो चेंज हो गया। अगर आप ऐसे समझ रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे समझते हैं, बहुत सारे उनको लगता है कि इसका मतलब ये है इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर डज नॉट चेंज का मतलब हुआ कि अगर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिमेनिंग पार्टनर का वो चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब ये है, ऐसा समझ लेते हैं, मैं ऐसा कह रहा हूं कि स्टूडेंट ऐसा समझ लेते हैं कि एबीसी 3 पार्टनर हुए, 3:2:1 इनका रेशियो है, बी पार्टनर गया, बी पार्टनर की डेथ होगी, कितने भाई 2/6 शेयर के साथ वो गया, अब उनका जो ए और सी का जो नया रेशियो है रिमेनिंग पार्टनर का वो 3:1 है, पहले भी 3 और 1 था, अब भी 3 और 1 है, पर पहले 3/6 था, अब 3/4 है, चेंज हो गया। इसको हम चेंज करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी इज चेंज्ड, चेंज हो गया नहीं हो गया भाई? आप खुद ही समझो, आप मान लो 1,00,000 रुपए को, 1,00,000 नहीं 90,000 रुपए को, मान लो आपका रखा प्रॉफिट 90,000 होता, मान लो अगर आपका प्रॉफिट 90,000 होता, वो इस ए को कितना मिलता? 3/6। अगर आपका प्रॉफिट 90,000 होता तो ए को कितना मिलता? 3/6, 90,000 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट्स इक्वल 45,000। एक हिस्से में 45,000 आता। अब नए रेशियो के हिसाब से देखना एक हिस्से में कितना आ रहा है भाई? 90,000 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 67,500। अगर मैं पहले की बात करूं, जब बी था तो ये 90,000 एक हिस्से में 45,500 आ रहा था। 90,000 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 45,000 आ रहा था। और अगर बी के डेथ होने के बाद अगर मैं कहूं 3:1 का रेशियो था, अभी भी 3:1 कर दूं, तो दोस्तों ये 3:1 नहीं है, ये चेंज हो गया है। कैसे? अब 90,000 को 3/4 बांटो, 90,000 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 67,500 आ रहा है। आप चेक कर लीजिए, पहले 45 कमा रहा था, अब 67, ये तो चेंज हो गया ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने भाई बी के डेथ होने के बाद उनका रेशियो सेम, ये सेम नहीं है दोस्तों। 3:1 पहले था, अभी भी 3:1, ऐसे सेम समझ लेते हैं स्टूडेंट, ये सेम थोड़ी ना हुआ, ये तो चेंज हो गया। आप पूरा देखिए ना, 3/6 शेयर था ए का, अब हो गया 3/4, हो गया ना चेंज। समझ में आ रहा है? तो ये अनचेंज, नोट चेंज का मतलब ये है कि पहले 3/6 था, अब भी 3/6 है, ये है नोट चेंज का मतलब। तो इसका गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं स्टूडेंट, वो मानते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो रिमेनिंग पार्टनर बच गए हैं उनका पीएसआर चेंज ना होने का इंटरप्रिटेशन ऐसा कर लेते हैं कि पहले 3:1 था ए और सी का, अभी भी 3:1 है ए और सी का, ऐसा कर लेते हैं। गलत हो गया दोस्तों, पहले 3/6 था, पूरे में देखो पहले 3/6 था, अब 3/4 है, ये चेंज इन पीएसआर हो गया। पीएसआर ऑफ ए एंड सी इज चेंज हो चुका है। तो इस केस के अंदर अकाउंटिंग एंट्री अलग होगी, और इस केस के अंदर इन दिस केस पार्टनर ए एंड सी हैव सम गेन, इनको गेन होगा। क्यों भाई? पहले प्रॉफिट 3 जनों में बढ़ता था, अब 2 जनों में बढ़ेगा, और एक्चुअल में होना भी यही चाहिए। मेरे को तो ये वाला बिल्कुल सही लगता है, पर ये पता नहीं केस क्यों बना रखा है, ये समझ नहीं आया मुझे आज तक, ये केस क्यों बना रखा है। जो केस है मैंने इंटरप्रेट कर दिया, आपको केस क्या कह रहा था, दोनों में डिफरेंसेस बता दिया कि ये वाला चीज नहीं होती, ये चीज होती है। नोट चेंज का मतलब ये होता है, ठीक है। और इस केस के अनुसार मैं आपको एंट्री भी सिखाऊंगा, सबको सिखाऊंगा, पर यह केस ज्यादातर आता नहीं है, आता यही केस है, और होना भी यही चाहिए कि भाई एक पार्टनर जा रहा है तो पहले अब प्रॉफिट 3 जनों में बढ़ता था, अब 2 जनों में बढ़ेगा तो फायदा होने लगेगा, है ना, और रेशियो भी 3:4 चलेगी अब। तो इन दिस केस पेमेंट ऑफ प्रॉफिट मेड टू बी is given by partner in gaining ratio। जो प्रॉफिट का पैसा बी को देना है ना दोस्तों, वो पैसा अब पार्टनर देंगे गेनिंग रेशियो में, जिसको जितना गेन हो रहा होगा उतना, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या आया? चेंज आया। पहले बी ए को कम मिल रहा था, अब चेंज आने की वजह से ज्यादा मिल रहा है, तो चेंज आया, फायदा हुआ। ये फायदे का जितना फायदा हो रहा है उतना वो कंपनसेशन करेगा, किसको? बी को, जो जा रहा है। समझ में आ रहा है? सेम रिटायरमेंट वाला केस क्लियर हो गया नहीं? पर ये एक यूनिक केस था, ये समझना जरूरी था आपको, एक इंपॉर्टेंट केस था, ये समझना जरूरी था। और ये केस हर बुक में आपको मिलेगा सर, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, हर बुक में मिलेगा। दोनों में अकाउंटिंग अलग होती है। अब जरा ध्यान समझना, अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, एक एग्जांपल देना चाहता हूं। देखो, हमारा साल शुरू हुआ यहां पर और साल एंड हुआ यहां पर। मान लो 1 अप्रैल को हमारा साल शुरू हुआ
और 31 मार्च को हमारा साल खत्म हो गया। अब ड्यूरिंग द ईयर डेथ हो गई, ड्यूरिंग द डेथ होगी, मान लो 30 जून को डेथ हो गई सर, 30 जून को डेथ होगी, तो भैया कितने महीने बाद डेथ हुई काम करने के? अप्रैल मई जून, 3 महीने बाद डेथ हो गई सर, 3 महीने बाद डेथ होगी। अब इस साल ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कमाया होगा, है ना, इस साल प्रॉफिट कमाया होगा। तो मैंने कहा भाई हमारे पे कितने पार्टनर थे, मान लो ए था, पार्टनर बी था और पार्टनर सी था, और 3:2:1 था। ए बी सी 3:2:1 का रेशियो था। भाई बी पार्टनर की डेथ हो गई, बी पार्टनर, बार बार बी को मरवा रहे हैं, कोई बात नहीं, बी पार्टनर की डेथ हो गई और 2/6 शेयर के साथ। अब मैंने कहा भाई यहां जिस साल पार्टनर की डेथ हुई उस साल उसने काम किया, और कितने महीने काम किया सर? 3 महीने उसने काम किया। तो इस 3 महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। हाँ, इस 3 महीने का प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, और मैंने आपको सिखाया था प्रॉफिट कैलकुलेट करना। बताओ कैसे कैलकुलेट करते हैं? या तो आप टर्नओवर बेसिस पे कैलकुलेट कर लो, या तो दोस्तों आप टर्नओवर बेसिस पे कैलकुलेट कर लो, या टाइम बेसिस पे कैलकुलेट। क्या कर लोगे? टाइम बेसिस पे कैलकुलेट या टर्नओवर बेसिस, जो भी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगी उस इंफॉर्मेशन को लगाकर आप इसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो, कि पिछली क्लास में सिखाया था। अच्छा, अब आपने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, अब आपको करनी है एंट्री। अब आपको करनी है एंट्री, ये सिखा रहा हूं आज मैं, ठीक है ना, एंट्री सिखा रहा हूं। और एंट्री डिपेंड है किस पे? क्या जो पुराने पार्टनर है, क्या जो पुराने पार्टनर है उसमें जो पार्टनर मर गया उसके मरने के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर, उनका रेशियो में कोई चेंज आया या नहीं आया? अगर चेंज आया तो डिफरेंट एंट्री। चेंज आने से क्या होगा? ए और सी पार्टनर को गेन हो जाएगा, तो गेनिंग रेशियो में कंपनसेट करना पड़ेगा प्रॉफिट। अच्छा, मैंने कहा बी शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया मेरा, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, एक सिंपल एग्जांपल ले ले, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। ये बस एग्जांपल समझा रहा हूं कि ये निकालना पड़ेगा क्वेश्चन में, ये भी बताऊंगा भी कैसे निकालते हैं, पर एग्जांपल में समझिए। ये तो मैंने बता रखा था ना, पिछले एग्जाम बताया। अब मैंने एक गलत एज्यूम्पशन ले लिया कि प्रॉफिट कैलकुलेट करा, इस बेसिस पर जो भी प्रॉफिट आया और उसमें बी का शेयर निकाल दिया, बी का शेयर निकाल दिया। मान लो 45,000 पे 30,000 पे बी का शेयर है, बट बी का जो प्रॉफिट हो रहा है 30,000 पे हो रहा है। अब ये प्रॉफिट देगा कौन? अब ये प्रॉफिट कौन देगा? ये मैंने अभी बताया आपको। ये प्रॉफिट जो बी के हिस्से में प्रॉफिट होगा ना, ये देखो लिखा है पेमेंट ऑफ प्रॉफिट मेड टू बी इज गिवन बाय फर्म नॉट रिमेनिंग पार्टनर। कब? इन केस ऑफ इज देयर इज रिमेनिंग पार्टनर डज नॉट हैव चेंज देयर पीएसआर। अगर रिमेनिंग पार्टनर का पीएसआर में कोई भी चेंजमेंट नहीं आया तो उसमें फर्म देगी, फिर पार्टनर नहीं देंगे। और अगर चेंज आया तो फर्म नहीं पार्टनर देगा, वो भी जिस रेशियो में गेन होगा उस रेशियो में। तो ये प्रॉफिट जो बी को देना है, ये प्रॉफिट जो बी को देना है, ये फर्म कब देगी और पार्टनर कब देंगे। इंपॉर्टेंट केस है दोस्तों, डिटेल में समझा रहा हूं, डीप एनालाइज करवाकर। ये केस में फर्म कब देगी और पार्टनर कब देगा? अगर रिमेनिंग पार्टनर की रेशियो में कोई चेंज आया, अगर रिमेनिंग पार्टनर की रेशियो में चेंज नहीं आया, रेशियो में चेंज नहीं आया, अगर जो पहले थी वही अब है, मतलब जो पहले रेशियो थी वही अब रिमेनिंग पार्टनर की रेशियो है, नहीं आया, तो ऐसे केस के अंदर कोई भी गेन नहीं हो रहा होगा और फर्म उस केस के अंदर पैसा देगी। पेमेंट मेड बाय फर्म। क्यों? क्योंकि नो गेन हो रहा होगा बाय द रिमेनिंग पार्टनर, नो गेन इज अराइज्ड बाय द रिमेनिंग पार्टनर, बिकॉज नो गेन अराइज बाय द रिमेनिंग पार्टनर, बिकॉज नो गेन अराइज बाय द रिमेनिंग पार्टनर। दोस्तों अब आप थोड़े से प्रोफेशनलिज्म में पहुंच गए, तो आपको डीप एनालाइज करना पड़ेगा चीजों को। पार्टनर, ठीक है, बड़े हो गए हो थोड़ा, तो आपको डीप एनालाइज करना होगा, चीजों को समझना होगा, उसको दिमाग में डालना पड़ेगा। पार्टनर, और कब पार्टनर पे करेगा? जब रिमेनिंग पार्टनर की रेशियो में कोई भी चेंज आ जाएगा। मैं चाहता तो इसको रटवा सकता था, मैं चाहता तो इसको नहीं बताता, इस पर आप कभी फ्यूचर में आप कहीं किसी को पढ़ाओ तो आपको लॉजिक पता होना चाहिए। रिमेनिंग पार्टनर की, जब रिमेनिंग पार्टनर की रेशियो में चेंज आया हो, और अगर चेंज आया होगा तो पक्का गेन हो रहा होगा। और पेमेंट मेड बाय पार्टनर, तो पेमेंट कौन करेगा? पार्टनर। और कौन पार्टनर? गेनिंग पार्टनर, जिसको गेन हो रहा होगा। भाई सिंपल सी बात है, भाई जो पार्टनर को गेन होगा वो कंपनसेट करेगा। अब भाई
बी के मर जाने के बाद आपने कहा भाई जो मेरी 1/6 रेशियो थी मैं 1/6 ही लूंगा फ्यूचर प्रॉफिट में, मैंने कहा भाई 3/6 मेरी थी 3/6 लूंगा। होपफुल देखा जाए तो ये एक बार को देखा जाए तो यार कहीं ना कहीं गलत लगता है ना, पर क्वेश्चन ऐसा कह रहा है तो हमें मानना पड़ेगा। अब भाई ले रहे तो ले रहे हैं। अब सोचो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई चेंज नहीं कर रहा, मतलब आप भी 1/6 लोगे मैं भी, तो 2/6 लेगा कौन भाई फ्यूचर में? 2/6 फ्यूचर में लेगा कौन? सिंपल सी बात है, अगर 2/6 कोई बंदा छोड़कर जा रहा तो कोई ना कोई तो उसको लेगा ना 2/6। वो नहीं बताया क्वेश्चन ने, केस ने वो नहीं बताया, बस ये बता रखा है। और आपको भी ये लेकर चलना है जो केस कह रहा है। वो कह रहा है कि देखो 1/6 जो पहले आप लेते, आपका शेयर था 1/6 पहले, डी के डेथ हो जाने के बाद आपका अभी भी शेयर 1/6 है। अरे मेरा शेयर था 3/6 और बी के डेथ होने के बाद मेरा भी शेयर 3/6 ही रहा, कह रहा मैं भी उतना ही रखूंगा, तो शेयर में कोई भी चेंजमेंट नहीं आया, तो ना आपको फायदा हुआ, ना आप उसका शेयर ले लो ना मैं ले रहा हूं, तो उसका शेयर ले कौन रहा है? कोई भी नहीं। ये नहीं बताया क्वेश्चन केस ने कि कौन लेगा, बस क्वेश्चन ने इतना बताया कि उसका शेयर जो भी हो जा रहा जाने दो, और जो पुराना शेयर था वही आपका होगा, जो मेरा शेयर वही मेरा होगा, कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा, तो एंट्री पास करनी पड़ेगी। इसलिए इसको केस को मेरे को कहीं ना कहीं नेगलेक्ट लगता है, कहीं ना कहीं गलत सा लगता है, क्योंकि इसमें ये नहीं बताया जो पार्टनर जा रहा है। मैं आपको बता भी रहा हूं ये केस में क्यों गलती भी लगती है मुझे, और ये इसलिए गलती लगता है कि जो पार्टनर जा रहा है उसका हिस्सा तो कोई ना कोई लेगा, या तो नया पार्टनर एडमिट करो उसको डाल दो, है ना, ऐसा हो सकता है। ये केस इसलिए बनाया हो कि जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा हो, मान लो एक पार्टनर के रिटायरमेंट के नया पार्टनर, जैसे एक पार्टनर डेथ हो गया तो नया पार्टनर एडमिट कर दिया, और नया पार्टनर एडमिट करता तो उसके शेयर का हिस्सा उसको दे दिया, तो हमने तो नहीं रखा, तो गेनिंग किसको हो रहा है? उस नए पार्टनर को, वो भरेगा हम नहीं भरेंगे। आ रहा है समझ में? ऐसा पॉसिबल हो सकता है, इसलिए केस बन सकता है ना, पॉसिबिलिटीज देख सकते हैं हम। बट दोस्तों बताए क्या है, मैं यहां पर आपको एक चीज और समझाने वाला था, एग्जाम्पल लेकर मैं आपको एक चीज समझाने वाली थी, मैं थोड़ा वहां अलग तरीके से चले गया। एग्जाम्पल मैं समझाने चाह रहा था कि देखो हम ना अपना प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, और बताओ कब बनाते हैं? एट द एंड, भाई साल के एंड में बनाते हैं ना। चाहे आप अपने पीएनएल अकाउंट बनाओगे, चाहे अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाओगे, वो साल के एंड में बनाओगे। तो मुझे बताओ भाई इस साल जो प्रॉफिट, इस महीने का 3 महीने का जो प्रॉफिट, आज यहां पर डेथ होगी किसी पार्टनर की, उस पार्टनर को उसका हिस्सा दे अभी या साल के एंड में जाकर दे? तो भाई क्या आप बताइए, एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, उसको पैसों की नीड होगी, उसके घर वालों को पैसों की नीड होगी, तो क्या उसको 3 यहीं पर पैसे दे दे, या साल के एंड में प्रॉफिट कैलकुलेट करे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाओ और तब पैसे दे? तो यही पैसा दे देना ठीक रहेगा, क्योंकि भाई आप खुद ही सोचिए, एक पार्टनर की डेथ हुई, अब कहीं ना कहीं उसकी डेथ होने के बाद उसको फाइनेंशियली कमजोर हो जाएगा उसका परिवार, तो भाई फाइनेंशियल जब कमजोर हो जाएगा तो उसको पैसों की नीड होगी, उसके परिवार वालों को, लीगल हेयर को पैसे की नीड होगी, तो यहां पर पैसे दे देना सही रहे। तो ऐसे केस के अंदर हम करें कैसे? परेशानी हो गई भाई। देखो पूरे साल का प्रॉफिट तो तभी निकल पाएगा जब साल के एंड में पीएनएल अकाउंट या पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएगा। इन केस ऑफ पार्टनरशिप हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, क्योंकि पार्टनर को जो देना होता है उसके लिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, है ना। पार्टनर से रिलेटेड खर्चे और इनकम कहां आते हैं? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो भैया पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, वहां पर चलेगा कि पार्टनर का हिस्सा कितना है क्या है, वो तो साल के एंड में होगा। अब यहां पर अगर मुझे अभी पैसा देना हो तो कैसे दूं, ये समझ नहीं आ रहा। तो भाई ऐसे केस के अंदर हम एक अकाउंट की मदद लेते हैं, और जब भी हमें एक एस्टिमेट प्रॉफिट, और ये साल का प्रॉफिट एक्चुअल तब तक नहीं आ पाएगा जब तक हम साल के एंड में पूरे वो ना कर दे ट्रांजैक्शन। भाई इस साल हमने ड्यूरिंग द पीरियड में हम एस्टिमेट ही तो कर रहे होते हैं। हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एस्टिमेट बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है मुझे बताओ? एस्टिमेट बेसिस पर नहीं होता प्रॉफिट कैलकुलेट। यस सर, एस्टिमेट बेसिस पर होता है, वो एस्टिमेट बेसिस पर होता है, और वो हम ड्यूरिंग द ईयर, मतलब मिडल ऑफ द ईयर या कभी भी ड्यूरिंग द ईयर कभी भी कैलकुलेट कर दे रहे हैं एस्टिमेट बेसिस पर। तो ऐसे प्रॉफिट जो ड्यूरिंग द ईयर कैलकुलेट कर जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन, ऐसे प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ना डालकर एक डिफरेंट अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। क्या नाम है? पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। दोबारा सुने, मैं पीएनएल सस्पेंस अकाउंट यहां पर ओपन करूंगा क्योंकि एक तो वो प्रॉफिट जो एस्टिमेट है, यहां पर मैं एक अकाउंट ओपन करूंगा पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि वो प्रॉफिट अभी सस्पेंस में है। सस्पेंस में इसलिए है कि भाई एक्चुअल प्रॉफिट तो यहां पर चलेगा ना दोस्त, यहां तो एस्टिमेशन बेसिस पर है, जब हम एक्चुअल प्रॉफिट निकालेंगे तब हमें पता चलेगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं? पीएनएल सस्पेंस अकाउंट से हम एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि ये मिडल ऑफ द ईयर या ड्यूरिंग द ईयर हम निकाल रहे हैं, और वो भी ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन। दो कारण की वजह से हम ये अकाउंट ओपन करते हैं सस्पेंस, दो कारण की। एक तो जो प्रॉफिट हम बी पार्टनर को देंगे वो एस्टिमेटेड प्रॉफिट होगा, वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होगा। जितना कमाया हो सकता है उससे वो चीज बढ़ जाए। हमने तो ये मान के चला भाई पिछले साल जो प्रॉफिट होगा उस साल इतना तो कमा ही लेंगे, क्या पता इस साल ज्यादा प्रॉफिट कमाए, है ना। ये भी तो हो सकता है ना दोस्तों। क्या पता पिछले साल का जो 20% सेल परसेंटेज का प्रॉफिट है वो इस बार 25 हो जाए या 21 हो जाए, ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, ये भी हो सकता है।
कि दोस्तों जो प्रॉफिट हम बी पार्टनर को एट द टाइम यहां पर देंगे, यहां पर जो बी पार्टनर को देना यहां सही रहेगा। आपको पता है, मैंने आपको सिखाया कि यहां जिस दिन डेथ हो उस दिन उसका अकाउंट सेटल करना जरूरी है। अब साल के एंड तक नहीं रोका जा सकता, उस दिन अकाउंट सेटल करना जरूरी है। अब उस दिन प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट हो, एक्चुअल प्रॉफिट तो नहीं निकाल सकते, इसलिए एस्टिमेट प्रॉफिट निकालते हैं। और जो प्रॉफिट हम पार्टनर को देंगे, डिजीज पार्टनर को, डेथ वाले पार्टनर को देंगे, वो एस्टिमेटेड प्रॉफिट होगा। हो सकता है उससे बढ़ जाए, हो सकता है उससे कम हो जाए एक्चुअल प्रॉफिट, पर एस्टिमेटेड प्रॉफिट दे रहे हैं और ड्यूरिंग द ईयर हम कैलकुलेट करते हैं और ड्यूरिंग द ईयर कैलकुलेट करने लगते हैं। तो ऐसे केस के अंदर इसको एक्चुअल प्रॉफिट ना नाम देकर इसको हम कहते हैं सस्पेंसेस प्रॉफिट। इसलिए इसको पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, एक नया अकाउंट खोलते हैं, उसको उस तरीके से रिकॉर्ड करा जाता है। समझ में आया? पीएनएल सस्पेंस अकाउंट क्या है? ये एक ऐसा अकाउंट है, तब बनाया जाता है, तब ओपन करा जाता है जब हम एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट किसी पार्टनर को दे रहे हैं और वो साल के मिडल में दे रहे हैं, क्योंकि हम एक पूरी अकाउंटिंग नहीं करना चाहते, क्योंकि साल के एंड में हमें पूरी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तो मिडल ऑफ द अकाउंटिंग में एस्टिमेटेड प्रॉफिट के बेसिस पर हमने उसको प्रॉफिट सेटल कर दिया, उसका अकाउंट प्रॉफिट देकर। इसलिए हम यहां पर एक नया अकाउंट खोलते हैं, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। क्लियर है या नहीं है? समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं चलता हूं एंट्री पर। तो अगर मान लो ये वाला केस हो कि इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर डज नॉट चेंज, या दूसरा केस क्या होगा, कैसे पता चलेगा? केस नंबर 1 है कि अगर क्वेश्चन के अंदर न्यू पीएसआर गिवन नहीं है तो समझ लेना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिमेनिंग पार्टनर की चेंज नहीं हुई। और अगर क्वेश्चन के अंदर न्यू पीएसआर गिवन है जो कि ओल्ड पीएसआर से अलग होगी तो गेनिंग रेशियो हो रहा होगा, कहीं ना कहीं चेंज हो गया, दिख जाएगा, फिर तो चेंज हो गया। और चेंज हो गया तो उस केस के अंदर किसी पार्टनर को गेन हो रहा होगा। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिमेनिंग पार्टनर की चेंज नहीं है तो पार्टनर को गेन नहीं हो रहा होगा, तो फर्म बियर करेगी उस प्रॉफिट को, फर्म अपने अकाउंट से देगी। कैसे देगी वो समझिए, ध्यान से नहीं, पर हम देंगे कैसे? पीएनएल सस्पेंस अकाउंट खोल कर देंगे। दोस्तों समझना, केस नंबर 1 की मैं अकाउंटिंग एंट्री कर रहा हूं, ये सिर्फ केस नंबर 1 को समझाना था और केस नंबर 2 को समझाना था। और पीएनएल सस्पेंस अकाउंट को खोलते हैं उसको समझाना था, क्योंकि वो मिडिल ऑफ द ईयर में खोला जाता है, ये साल के बीच में कभी भी खोला जाता है, जब डेथ होती है तब खोला जाता है वो। और वो इस खोलने की वजह इसलिए होती है क्योंकि हम एस्टिमेट बेसिस पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, तो सस्पेंसेस प्रॉफिट होता है, वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता। ठीक है, तो केस नंबर 1 है इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इफ प्रॉफिट शेयरिंग ratio of remaining partner, if profit sharing ratio of remaining partner, if profit sharing ratio of remaining partner is does not change, is नहीं, does not change, अगर चेंज नहीं हुआ, does not, जो पहले था वही है, तो ऐसे केस के अंदर मुझे बताओ क्या जिस पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग, जो रिमेनिंग पार्टनर बच गए उनका जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ ही नहीं, तो ऐसे केस के अंदर जो प्रॉफिट का परसेंटेज है, जो प्रॉफिट देना है बी को, कितना देना माना अभी 30,000 देना है, वो कौन देगा? फर्म देगी। क्योंकि जब पार्टनर, भाई आपने अपना जो पहला शेयर था वही रखा, मैंने भी अपना जो पहला शेयर था वही रखा, मैंने ना तो आप बी का हिस्सा लिया ना आपने बी का, तो हमने गेन नहीं करा, तो हम कंपनसेट क्यों करें भाई? तो ऐसे केस के अंदर जो पार्टनर को पैसे, फर्म को पैसा देना है वो कौन लेगा? वो फर्म पैसा पे करेगी। और क्या एंट्री होगी? इन केस ऑफ प्रॉफिट और इन केस ऑफ लॉस। हो सकता है लॉस हो जाए, जरूरी तो ना प्रॉफिट होगा, तो हो सकता है जो डिजीज पार्टनर उसको लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना हो सकता है प्रॉफिट हो जाए, उस 3 महीने का लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। तो देखो इन केस ऑफ लॉस, तो एंट्री क्या होगी? इन केस ऑफ लॉस, ध्यान समझिएगा। अच्छा आप समझो जो डिजीज पार्टनर है बी, उसको पैसा देना है तो उसकी कैपिटल अकाउंट बढ़ानी पड़ेगी नहीं बढ़ानी पड़ेगी? यस सर। तो डिजीज पार्टनर जो है उसको पैसा देना है, इन केस ऑफ लॉस नहीं, इन केस ऑफ प्रॉफिट करते हैं पहले। भाई अगर मेरे को मान लो उस 3 महीने के जिस टिल द डेट ऑफ डेथ, टिल द डेट ऑफ डेथ, जिस दिन बी की डेथ हुई उस दिन क्या हुआ दोस्त? मेरे को प्रॉफिट हो गया। अगर उस दिन मेरे को प्रॉफिट हुआ मतलब उस दिन फर्म को क्या हुआ? प्रॉफिट। और बी का शेयर प्रॉफिट है 30,000, मतलब बी को 30 करना मिलना चाहिए 30,000। तो अगर बी को 30,000 का प्रॉफिट मिल रहा है, अगर बी को 30,000 का प्रॉफिट मिलना है तो उसकी कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, उसकी कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी। तो टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट कह देंगे, या फिर आप कहेंगे डिजीज पार्टनर, डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। डिजीज पार्टनर मतलब बी हो गया ना, अगर क्वेश्चन में जिस पार्टनर की डेथ होगी वो आ जाएगा। पर दोस्तों कि मुझे बताओ क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज हुआ या नहीं हुआ? सर नॉट चेंज है। नॉट चेंज का मतलब पुराने पार्टनर को डेथ के बाद पुराने पार्टनर को कोई भी गेन नहीं हो रहा, जो पहले था वही था, तो गेन नहीं हो रहा, तो ये प्रॉफिट कौन देगा? फिर ये प्रॉफिट देगी फर्म।
और फर्म जब ये प्रॉफिट देगी तो फर्म कहां से देगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन से देगी। पर पीएनएल एप्रोप्रिएशन कब बनेगा, साल के एंड में। तो अभी क्या बना दूं, अभी एक नया अकाउंट खोल देता हूं, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। पीएनएल सस्पेंस अकाउंट अभी खोल दिया सिर्फ और सिर्फ क्या देने के लिए, प्रॉफिट को देने के लिए खोल दिया कि भाई चलो बी को एंड तक ना रुकना पड़े, आज का अकाउंट सेटल हो जाए, तो प्रॉफिट पीएनएल सस्पेंस अकाउंट खोल के प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पर ये प्रॉफिट देगा कौन, ये प्रॉफिट देगा कौन, आपका फर्म देगी। और फर्म जब भी कोई किसी पार्टनर को पैसा देती है वो अपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर देती है। तो इस प्रॉफिट को मैं भेज दूंगा कहां पर, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। एट द एंड साल के एंड में पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम कहां भेज देंगे, एट द एंड साल के एंड में पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अकाउंट को हम भेज देंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन सस्पेंस अकाउंट को भेज देंगे एप्रोप्रिएशन में। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा दोस्त, डेबिट हो जाएगा, और पीएनएल सस्पेंस अकाउंट यहां पर खत्म होने के लिए क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। पीएनएल सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा दोस्त, खत्म हो जाएगा। पीएनएल सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा दोस्त, खत्म हो जाएगा। मतलब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया, क्यों, क्योंकि ये पीएनएल सस्पेंस अकाउंट जो प्रॉफिट बी को दिया है ये फर्म देगी, फर्म बियर करेगी, इसलिए फर्म अपने अकाउंट में पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल देगी इसको, और बी को पार्टनर को देकर अपना खत्म कर देगी। तो बताओ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के किस साइड पर आएगा, ये डेबिट साइड पर आएगा। तो एट द एंड ये करना है। और बैलेंस शीट में जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा ना दोस्त, जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, सारी बातें समझा रहा हूं, विजुअलाइज करके दिखा रहा हूं, जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा ना, तो बैलेंस शीट में आपने क्या करा होगा, आपने बैलेंस शीट में बी की कैपिटल में ऐड कर दिया होगा सस्पेंस नाम से, बी कैपिटल में प्रॉफिट दे दिया होगा। तो बी की कैपिटल बढ़ गई, मान लो बी की कैपिटल में जो भी आया उससे प्रॉफिट आपने बढ़ा दिया होगा। अब प्रॉफिट बढ़ा गया तो लायबिलिटी साइड बढ़ गई होगी, तो आपको एसेट साइड भी बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए आप पीएनएल सस्पेंस अकाउंट यहां पे, क्योंकि भाई लायबिलिटी और एसेट बराबर करनी है। आप खुद ही सोचो कि आपने क्या करा, आपने पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट करा, आपने इसको एसेट मान लिया, क्या मान लिया, एसेट मान लिया, और डेबिट करके इसको क्या कर दिया सर, कैपिटल प्रॉफिट बांट दिया। मतलब जो आपका प्रॉफिट था वो आपने क्या करा, इसको प्रॉफिट को बांट दिया, किसको दे दिया, प्रॉफिट दे दिया बी की कैपिटल को, और पीएनएल सस्पेंस अकाउंट को क्या मान लिया, एसेट मान लिया टेम्परेरी पे, और ये एसेट यहां पर खत्म करके इसको साल के एंड में ट्रांसफर कर देंगे सर एंड में। पर जब हम बी को देंगे, जब हम दोस्तों बी की कैपिटल बढ़ाएंगे, उसको जब प्रॉफिट देंगे, तो उसका बताओ, सिंपल सी बात है, जब मैं बी की कैपिटल को बढ़ा रहा हूं, प्रॉफिट देकर बढ़ाऊंगा, तो ये लायबिलिटी साइड बढ़ जाएगी। अगर लायबिलिटी साइड बढ़ेगी तो मुझे एसेट भी उतने अमाउंट से बढ़ानी पड़ेगी। अगर मुझे लायबिलिटी साइड बढ़ रही है तो एसेट भी मुझे उतने अमाउंट से बढ़ानी पड़ेगी ना दोस्तों, क्योंकि इधर गेन और फायदा लॉस नहीं हो रहा, समझिए। अगर सुनो ध्यान दो, एसेट क्यों बढ़ा रहा हूं, रीजन समझे। एसेट इसलिए बढ़ा रहा हूं दोस्तों कि बी की कैपिटल बढ़ गई, बी की कैपिटल बढ़ गई, पर जो गेनिंग पार्टनर की कैपिटल घटी नहीं। अगर ऐसा होता कि बी की कैपिटल बढ़ जाती और रिमेनिंग पार्टी की कैपिटल घट जाती तो नेट इफेक्ट आ जाता, भाई एक 30,000 से कैपिटल बढ़ाई और 15,000 ए ने दिया और 15,000 बी ने बढ़ा, तुम्हारी कैपिटल घट गई, तो लायबिलिटी में कोई भी इफेक्ट नहीं आता। आप खुद ही सोचो, भाई मेरी कैपिटल 15 से कम हुई, आपकी कैपिटल 15 से कम हुई, और एक की कैपिटल 30,000 से बढ़ गई, तो ऑब्वियस ही बात है लायबिलिटी में कोई भी इफेक्ट नहीं आता। एक पार्टी की कैपिटल 30 से बढ़ाई और दो पार्टी की कैपिटल 15 से कम करी, तो लायबिलिटी सही हो जाती, कोई इफेक्ट नहीं आता उसका, क्योंकि एक पार्टनर की 30 से कैपिटल बढ़ी और 30 से घट गई। पर यहां पर क्योंकि यहां पर दोस्तों जो बी पार्टनर को पैसा दिया जा रहा है वो पार्टनर द्वारा नहीं, फर्म द्वारा दिया जा रहा है, तो फर्म इसको टेम्परेरी बेसिस पर एसेट मानेगी, लायबिलिटी को मैच, एसेट को मैच कराने के लिए। और इस प्रॉफिट को, जो पार्टनर को प्रॉफिट मिला है, इस प्रॉफिट को हम सस्पेंस नाम से शो कर देंगे, इस प्रॉफिट को हम सस्पेंस। और जब ये पीएनएल सस्पेंस, जब ये आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दोगे, तो ये पीएनएल सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा दोस्तों, खत्म हो जाएगा। और इसको जब भी वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे, जब भी नए पार्टनर, अगर किसी पार्टनर को एडमिट कर दे तो ठीक है, तो वो देगा ये पैसे, उससे मंगवा लेंगे, क्योंकि वो अभी देखो क्या हो रहा है, ए और सी, आप ए हो मैं सी हूं, हमने जो डेथ वाला पार्टनर का शेयर आपने ना लिया, 2/6 के साथ तो गया, आपने ना 2/6 में कुछ लिया और ना मैंने लिया। अगर हम नया पार्टनर एडमिट कर रहे हैं, तो इस केस के अंदर दोस्तों वो ले जाएगा उसका हिस्सा, तो ये पैसा भी कौन देगा, वो देंगे, उसके लिए छोड़ देंगे। और अगर हमने नया पार्टनर एडमिट करा तो हमने डिस्कार्ड करा, चलो भाई हम रेशियो में चेंज नहीं करना चाहते, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं लेना है, तो एक ना एक दिन या तो आपको लोगे या मैं लूंगा। तो हमने डिसाइड करा कि पहले तो हमारा ये था कि हमारा जो ओल्ड रेशियो था वही रहेगा न्यू बी, पर बाद में बदला कि भाई 2/6 भी लेना है। अब 2/6 कौन लेगा, या तो आप लोग या मैं लूंगा, और जो भी इसके जब भी कभी ये वाला हिस्सा आप या मेन में से किसी में भी जिस रेशियो में बटेगा, वो इस लॉस को कंपनसेट भी कर देगा, तब गेन हो जाएगा, तब तक सस्पेंस नाम से शो करेंगे, उसको पीएनएल पे अप्रोप्रिएशन ट्रांसफर कर देंगे, साल के एंड में ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल, और खत्म हो देंगे। यहाँ पर क्लियर है या नहीं है। तो जब तक सस्पेंस
यहां पीएनएल अकाउंट सस्पेंस अकाउंट से क्यों शो कर रहे हैं? क्योंकि पीएनएल सस्पेंस अकाउंट को टेम्परेरी एसेट माना गया है, क्योंकि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्रॉफिट दे दिया बी पार्टनर को, तो बी की कैपिटल बढ़ गई, इससे लायबिलिटी बढ़ गई होगी, तो मुझे उतने से एसेट भी बढ़ानी होगी, इसलिए मैं पीएनएल सस्पेंस नाम से शो करूंगा। समझ में आया नहीं आया? तो अगर इन केस ऑफ प्रॉफिट है तो ये एंट्री होगी, और अगर इन केस ऑफ लॉस है तो क्या एंट्री होगी? इन केस ऑफ लॉस। इन केस ऑफ लॉस, तो लॉस के केस में क्या एंट्री होगी भाई? लॉस के केस में ये एंट्री होगी कि जो पार्टनर है जो जा रहा है वो लॉस हो तो वो लॉस भरपाई करेगा, तो उसकी कैपिटल कम कर देंगे, तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, और टू पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट ये भी किस नाम से दिखेगा? पीएनएल सस्पेंस अकाउंट से दिखेगा दोस्त। और इस बार इसको लायबिलिटी ट्रीट करेंगे, क्योंकि बी की कैपिटल को हमने कम कर दिया, तो लायबिलिटी कम हो गई, तो लायबिलिटी कम हो गई तो एसेट भी कम करना था, पर एसेट कम करके शो कर दो। एसेट कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एसेट में से कोई चीज माइनस करनी पड़ेगी, पर क्या करूंगा माइनस? इसलिए आप पीएनएल सस्पेंस अकाउंट को लायबिलिटी में डाल देते हो, तो कैपिटल को कम कर देते हो और लायबिलिटी साइड में पीएनएल सस्पेंड डाल देते हो, तो ऑटोमेटिकली इफेक्ट खत्म हो जाता है, लायबिलिटी उतनी ही दिखती है। समझ में आ रहा है? पीएनएल सस्पेंस अकाउंट को कभी हम एसेट टेम्परेरी मानेंगे और कभी हम लायबिलिटी मानेंगे। एसेट मानेंगे इन केस ऑफ प्रॉफिट, जब मैं प्रॉफिट किसी पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी और इससे लायबिलिटी भी बढ़ जाती है, तो मुझे एसेट में दिखाना होगा, मैच कराने के लिए, मैचिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए एसेट में भी शो करना होगा। और अगर मेरे को लॉस होता है तो लॉस बी की कैपिटल से कम कर दूंगा, तो बी की कैपिटल कम होने की वजह से लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो अब क्या करें? एसेट को कम करेंगे, तो एसेट किस वजह से कम होगी? सर एसेट को कम कर लो या लायबिलिटी को बढ़ा दो? एसेट को कम करने के लिए कोई भी नहीं हमारे पास, क्या कम करूं? कोई मशीन थोड़ा डेप्रिशिएट हुई है, तो फिर क्या करा हमने? पीएनएल सस्पेंस अकाउंट को लायबिलिटी साइड में शो करा। और एट द एंड क्या करेंगे हम? जब भी आपको पता चलेगा एट द एंड क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट को हम अपने पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या करेंगे? एट द साल के एंड में हम अपने पीएनएल सस्पेंस अकाउंट को कहां शो करेंगे? पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देंगे। और अगर आपने ये ट्रांसफर कर दिया तो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट खत्म हो गया, फिर बैलेंस शीट में शो नहीं होगा, और अगर आपने ट्रांसफर नहीं करा जब तक, तब तक बैलेंस शीट में वो दिखता रहेगा। ठीक है दोस्त? ठीक है जी। तो यहां अगर मैं इसकी बैलेंस शीट बनाऊं, अगर मैं बैलेंस शीट बनाएंगे दोस्तों, तो बैलेंस शीट के इसके अंदर लायबिलिटी साइड में हम शो करेंगे कहीं बी कैपिटल, और बी कैपिटल में से इस लॉस को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। इससे क्या हुआ होगा? इससे जो बी की कैपिटल है वो कम हो गई होगी और लायबिलिटी साइड भी कम हो गया होगा, तो लायबिलिटी साइड एसेट बराबर लाने के लिए पीएनएल सस्पेंस अकाउंट को यहां पर शो कर देंगे, तो लायबिलिटी साइड उतने से बराबर। मान लो अगर मैंने 5000 से कैपिटल कम करी तो 5000 सस्पेंस अकाउंट शो कर देंगे, तो नेट इफेक्ट वही लायबिलिटी उतनी स्थिर रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, जिससे एसेट और लायबिलिटी बराबर हो सके। समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक है, चलो। तो इस तरीके से अकाउंटिंग थी, डिटेल अकाउंटिंग वो थी, कोई कराता नहीं इतनी डिटेल में, पर मैंने आपको बता दिया। हो सकता है कि चीजें थोड़ी ऊपर गई हो, ऐसा भी हो सकता है, पर हो सकता है कि मैंने जहां तक समझाया कि 90-95% चांस है कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी क्या समझाना चाह रहा हूं। क्यों बैलेंस शीट में किस तरीके से यहां पर शो करा, मैं पहले भी शो करते हुए आ रहा था, यही बताते हुए आ रहा था कि प्रॉफिट जब मैं दूंगा तो कैपिटल बढ़ जाएगी, उससे लायबिलिटी बढ़ जाएगी, तो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट में डालकर एसेट साइड में एसेट भी बराबर लानी होगी, एसेट लायबिलिटी को ऐसे। अगर आपने ये नहीं डाला हो, ये बढ़ा दिया, तो सोचो ना, यहां पर सिर्फ इस प्रॉफिट से आपने ये तो बढ़ा दिया, लायबिलिटी बढ़ गई, तो एसेट में कुछ ना कुछ तो डालोगे, है ना? कुछ डाला ही नहीं, इसलिए आपको यहां डालना होगा, इसलिए आपको यहां पर डालना होगा दोस्तों। केस नंबर 2 पे आ जाओ। केस नंबर 2 आपको इजीली कनेक्ट कर पाओगे। केस नंबर 2, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर डज चेंज्ड, भाई चेंज हो चुका तो मतलब किसी पार्टनर को गेन और किसी पार्टनर को किस सैक्रिफाइस कर रहा होगा, मतलब जो पार्टनर जा रहा है उसको पैसे मिलेंगे और जिस पार्टनर को गेन हो रहा होगा वो पैसा कंपनसेट करेगा। तो करने की एंट्री क्या है? दो तरीके से एंट्री पास कर सकते हैं। पहले तरीके की एंट्री ये होगी, इन केस ऑफ प्रॉफिट वाले कर रहा हूं, इन केस ऑफ प्रॉफिट। तो अगर मान लो प्रॉफिट होता है, भाई ऐसे ना बुक्स में अलग अलग दो तरीके की एंट्री दे रखी है, बहुत सारी बुक्स में डिफरेंट बुक्स में दो टाइप से एंट्री दे रखी है, तो मैं दोनों हिसाब से बता देता हूं कैसे कैसे दे रखी है। एक तो क्या होता है
हम पहले एंट्री पास करते हैं पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि मिडल ऑफ द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो पीएनएल सस्पेंस नया अकाउंट खोलेंगे, क्योंकि हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट कर रहे हैं और ड्यूरिंग द ईयर कर रहे हैं, साल के एंड में नहीं कर रहे। और टू किसको दे रहे हैं, डिजीज पार्टनर को, मतलब बी कैपिटल अकाउंट, ठीक है, वो डिजीज पार्टनर है हमारा। इसके बाद इस पीएनएल सस्पेंस अकाउंट को खत्म करेंगे और इस बार पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नहीं भेजेंगे। क्यों? पीएनएल अप्रोप्रिएशन भेजने का मतलब है कि आपको वो पैसा जो बी को दिया जा रहा है वो फर्म दे रही है, जो पैसा बी को प्रॉफिट दिया जा रहा है वो फर्म दे रही है। पर इस केस के अंदर दोस्तों फर्म नहीं देगी, कौन देगा, गेनिंग पार्टनर, क्योंकि रेशियो में चेंज आया है, क्योंकि दोस्तों रेशियो में चेंज आया और चेंज आने की वजह से क्या होगा, किसी पार्टनर को गेन होगी। अभी मैंने आपको सिखाया तो था दोस्तों ऊपर कि पहले 3:2:1 था, अब 3:1 हो गया, तो पहले ए पार्टनर को 3/6 हिस्सा ले रहा था, अब 3/4 ले रहा है, तो ए पार्टनर को गेन हो गया। ऐसी बी पार्टनर भी, सी पार्टनर भी 1/6 ले रहा था पहले, अब 1/4 ले रहा है, तो बी को भी गेन हो गया। तो अब फर्म तो ना देगी भाई, जिस पार्टनर को गेन हो रहा था वो गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा। तो एंट्री कुछ इस तरीके से रहती है, पहले एंट्री सेम रहेगी कि बी को पैसा देगा, प्रॉफिट दिया जाएगा और सस्पेंस नाम से शो करेंगे, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट नाम से। बी को प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा तो उसकी कैपिटल बढ़ाई जाएगी और इसको शो करेंगे पीएनएल सस्पेंस नाम से, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर कर रहे हैं, साल के एंड में ही ड्यूरिंग द ईयर करा जा रहा है, इसलिए सस्पेंस अकाउंट खोला जा रहा है। अब क्या करेंगे, अब ये सस्पेंस आप क्या करोगे, इस सस्पेंस अकाउंट को आप इस सस्पेंस अकाउंट को आप खत्म करोगे, इस सस्पेंस अकाउंट को आप खत्म कर दोगे दोस्तों टू पीएनएल सस्पेंस अकाउंट करके। और पहले कहां भेज देते थे, पहले इसको भेज देते थे आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, वो तब भेजेंगे जब पुराने पार्टनर का रेशियो, जो रिमेनिंग पार्टनर बच गया उनका रेशियो में चेंज में नहीं हो रहा, तो उनको गेन भी नहीं हो रहा होगा। पर इस वाले में चेंज हो रहा है तो उस पार्टनर में ए और सी को गेन हो रहा है, तो ए और सी को गेन हो रहा है। तो हमने कहा भाई देखो, ये जो प्रॉफिट जो हमने मिडल ऑफ द ईयर बी को दिया है, ये प्रॉफिट कौन पे करेगा, ये ए और सी करेगा, जो बी के जाने के बाद ए और सी को उसका शेयर को मिला है। बी गया, बी का शेयर था 2/6, 2/6 में आधा आपने लिया, आधा मैंने लिया, तो आधा आधा हम देंगे भाई, उस केस के अंदर गेन हुआ है ना, तो ए भी दे देगा, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जिस पार्टनर को गेन हो रहा होगा वो दे देगा ए कैपिटल अकाउंट डेबिट और सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। समझ में आ रहा है? उस वाले केस में और इस वाले केस में डिफरेंस क्या है, उस वाले केस में डिफरेंस ये है कि भाई रेशियो में चेंज ना होने की वजह से पुराने पार्टनर को, रिमेनिंग पार्टनर को गेन नहीं हो रहा था, तो फर्म बियर कर रही थी उस टाइम पे, प्रॉफिट दे रही थी फर्म। इस वाले केस के अंदर चेंज होने की वजह से पुराने जो रिमेनिंग पार्टनर बच गए उनको गेन हो रहा था, तो जिस पार्टनर को गेन होता है वो कंपनसेट करता है। आ रहा समझ में नहीं आ रहा, क्लियर है? तो इस तरीके से ये दो एंट्री एक साथ करी जाएगी। पहले पीएनएल, असली एंट्री यही होनी चाहिए, पर कभी कभी कौन सी बुक में इन दोनों की मर्ज एंट्री कर देते हैं। कैसे? कहते हैं देखो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट और पीएनएल सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट खत्म, और एक एंट्री पास कर देते हैं ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और आपको ये एंट्री अब जानी पहचान से लग रही होगी, और टू सी कैपिटल अकाउंट। भाई जो प्रॉफिट का हिस्सा मैं शुरुआत में जब एंट्री कराई थी तो ये वाली एंट्री कराई थी, पर एक्चुअली एंट्री इस तरीके से होनी चाहिए, पर बुक्स में इस तरीके से भी करा तो गलती नहीं है, गलत नहीं है, ऑटोमेटिकली नेट डिफर खत्म हो गया ना पीएनएल सस्पेंस से। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल टू सी कैपिटल आ जाएगा। इसका मतलब है कि जिस पार्टनर को गेन हो रहा है, ये कौन है पार्टनर, गेनिंग पार्टनर है, ये कौन है, गेनिंग पार्टनर है, तो गेनिंग पार्टनर को गेन हुआ वो कंपनसेट करेंगे तो कैपिटल कम कर दी जाएगी। और ये कौन है, डिजीज पार्टनर, ओहो ये सी होगा और ये बी होगा। तो गेनिंग पार्टनर, जो पार्टनर गेन कर रहा है, जो पार्टनर गेन कर रहा है दोस्तों, उस पार्टनर को कंपनसेशन करना पड़ेगा, और जिस पार्टनर को जा रहा है उसको भाई देना पड़ेगा, तो ये डिजीज पार्टनर है। और ये एंट्री भी कर देते हैं सर, कभी कभी ये एंट्री भी इंपॉर्टेंट है, ये एंट्री भी कर देते हैं। अब समझ में आया कि रेशियो में चेंज होने की वजह से रिमेनिंग पार्टनर को गेन हो रहा होता है, तो जो बी पार्टनर को प्रॉफिट देना होता है वो रिमेनिंग पार्टनर द्वारा दिया जाता है। और अगर रेशियो में चेंज नहीं हो रहा तो रिमेनिंग पार्टनर को गेन नहीं हो रहा होता, तो उस केस के अंदर फर्म देती है, तो इसलिए पीएनएल अप्रोप्रिएशन का यूज करा जाता है। समझ में आया? अगर मैं डायरेक्ट एंट्री करा देता आपको समझ नहीं आती, पर अगर ऐसा समझ में आया तो आपको समझ में आया कि भाई पहली एंट्री तो यही होगी, पीएनएल अप्रोप्रिएशन सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीबी कैपिटल, बी को पैसा मिलेगा और क्योंकि मिडिल ऑफ द ईयर तो एक नया अकाउंट खोलेंगे सस्पेंस नाम का, और ये सस्पेंस नाम का अकाउंट को बियर कौन करेगा, इस प्रॉफिट को बियर कौन करेगा, फर्म करेगी और गेनिंग पार्टनर करेंगे। फर्म करेंगे जब रेशियो में चेंज ना हो, और रेशियो में चेंज होगा तो गेनिंग पार्टनर करेंगे, तब गेनिंग आ जाएगी। और इसके केस के अंदर इन केस ऑफ लॉस में रिवर्स एंट्री हो जाएगी, ये मैं नहीं कर रहा, आप कर लेना, इन केस ऑफ लॉस रिवर्स एंट्री विल बी पास्ड, ऊपर की एंट्री रिवर्स हो जाएगी। ठीक है जी।
ठीक है। और इधर बैलेंस शीट में कुछ शो नहीं करना, इधर बैलेंस शीट में कोई, इधर पीएनएल सस्पेंस अकाउंट बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाएगा। बैलेंस शीट में तभी शो करा जाएगा जब फर्म द्वारा पेमेंट करी जा रही है। ठीक है, क्योंकि नहीं करा जाएगा, समझने वाली बात है, आप खुद समझे। मैं आपको बैलेंस शीट दिखाता हूं, पीएनएल सस्पेंस बैलेंस शीट में लॉजिक होता है दोस्तों, हर एक पीछे का लॉजिक होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज हवा में आपको करा दी गई, क्यों पीएनएल सस्पेंस अकाउंट पहले शो हुआ अब क्यों नहीं शो हो रहा। मान लो ये चीज है, मान लो लायबिलिटी साइड है आपके पास, भाई ए पार्टनर है, बी है और सी है। इसकी कैपिटल आपको दे दी, मान लो 1 लाख, 2 लाख और 2.5 लाख। ठीक है, तो यहां पर मान लो ये आ गया आपके पास 2, 3, 4, 5, 5.5 लाख रुपए आ गया। और यहां लिख लो ऑल एसेट, ऑल एसेट 5.5 लाख रुपए होगी बराबर। मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं आपको, है ना, 5.5 लाख रुपए कैसे लायबिलिटी को आप इंटरप्रिटेशन करोगे, एनालाइज करोगे। अब सोचिए कि इस पार्टनर बी पार्टनर को देने 30,000 रुपए, और ये पार्टनर कौन देगा 30,000 रुपए, 15,000 ये देगा, 15,000 देगा, अभी भी यही आएगा, चेक कर लीजिए आप। जिस पार्टनर को गेन हो रहा है, मान लो मैंने कहा जो बी 2/6 है, उसमें से आधा आपने लिया, ए ने, आधा सी ने लिया। ठीक है, तो आधा आधा ले लिया, तो 30,000 पे जो बी को प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा उसमें 15,000 आप दोगे, 15 मैं दूंगा। तो 15 जब आपने दिया तो ये कम हो गया, ये कितना हो गया सर 85। यहाँ 30 मिल गया तो ये हो गया 230, और यहाँ 15 गया तो कितना हो जाएगा सर ये 235। अब इसको चेक कर लो, आंसर 585 आ रहा होगा। और पहले वाले केस में क्या हो रहा था, इसलिए पीएनएल सस्पेंस नहीं करेंगे। अब पहले वाले केस में क्या हो रहा था, पहले वाले केस में ये हो रहा था कि आप ध्यान दीजिएगा, पहले वाले केस में और इस वाले केस में डिफरेंस क्या है, क्यों पहले वाले केस में पीएनएल सस्पेंस अकाउंट शो करा, उस वाले केस में नहीं करा। पहले वाले केस में ये हो रहा था दोस्त कि 30,000 बढ़ा तो रहे थे, 230 हो जा रहा था, और यहां 230 करके यहां पर 570 कर दिया रहा था, और ए और बी से घट नहीं रहा, ए और सी से नहीं घट रहा था। क्यों नहीं घट रहा था, क्योंकि ए और सी दे नहीं देते, फर्म पे कर रही थी, तो फर्म पे करेगी तो क्या होगा भाई, सिर्फ देगी, फर्म के अकाउंट में क्या करेंगे, इसको एसेट मान लेंगे, इसलिए पीएनएल सस्पेंस अकाउंट यहां शो हो रहा था बराबर करने के लिए 30,000, जिससे ये 570 और 570 बन रहे थे। समझ में आया डिफरेंस। अगर पार्टनर देंगे तो यहां शो नहीं होगा, क्योंकि वो यहां माइनस हो जाएगा और नेट इफेक्ट यही आएगा। और अगर पार्टनर नहीं दे रहे, फर्म दे रही है, तो 30,000 यहां जुड़ेगा, तो 30,000 यहां भी जोड़ना पड़ेगा लायबिलिटी एसेट से बराबर करने के लिए। समझ में आ रहा है, यहां क्यों नहीं करा और वहां क्यों नहीं करा। तो ये एंट्री आप कर सकते हो, यहां पर एक ये कर सकते हो, ये बना लेना आप। ठीक है, ये बना लेना, यहां 5.50 लाख करो, यहां 5.50 लाख करो, और यहां भी 5.50 लाख करो। अब चेक करना, ये कहना कि इस वाले केस के अंदर जो 30,000 मैं दे रहा हूं, उससे 15 ये दे रहा है, 15 ये दे रहा है, आधा ये आधा ये दे रहा है, ये हो गया 235, और ये हो गया सर 85,000, और तीनों को जोड़ देंगे तो 550 आएगा। इसलिए पीएनएल सस्पेंस अकाउंट यहां पर शो नहीं करेंगे। और एंड ऑफ द कंसेप्ट दोस्तों, ये एक तो बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट से मैं आपसे डिस्कस कर चुका, आपको हर एक लॉजिक बता चुका कि कब बैलेंस में होगा कब नहीं होगा। ज्यादातर मैंने देखा है कि यहां पर इसको ना लाइटली लेते थे, मैंने बहुत डिटेल में करा दिया सर कि इन फ्यूचर अगर आप किसी को बताओ तो अब डिटेल में इसकी चर्चा करो। आया समझ में, नहीं आया, क्लियर है। अब दोस्तों 2-3 क्वेश्चन करते हैं, फुल फ्लैश क्वेश्चन, 2-3 फुल फ्लैश क्वेश्चन करते हैं बढ़िया तरीके से, जिससे हम दोनों केस को समझ पाए। क्लियर हो गई बात है, कब कौन सा केस होगा। अच्छा, एक हिंट भी मैंने ऊपर दे दी, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर न्यू पीएसआर गिवन है तो समझ लेना रेशियो चेंज हुई है, तो फिर गेनिंग वाला सिस्टम आएगा। और अगर आपको क्वेश्चन के अंदर न्यू पीएसआर रिमेनिंग पार्टनर गिवन नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ, तो गेन नहीं हो रहा तो फर्म बियर करेगी। क्लियर, समझ में आया। तो कब वाली एंट्री पास होगी, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा होगा। और कब वाली एंट्री पास होगी, ये एंट्री नहीं करते, ये एंट्री पास नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये एंट्री साल के एंड में हो, अभी साल एंड थोड़ा चल रहा है, हम तो उस दिन की बना रहे हैं। ये एंट्री ही पास होगी सिर्फ पेपर के अंदर। आप जब एग्जाम्पल का दैट का क्वेश्चन आएगा तो ये एंट्री पास करो और कुछ नहीं। ये एंट्री पास होगी जब चेंज नहीं हो रहा होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और गेनिंग वाली एंट्री तब पास होगी जब आप ये एंट्री पास कर सकते हो और ये भी कर सकते हो। इन दोनों करोगे तो साथ में इकट्ठा करनी पड़ेगी, या तो सिंगल ये कर सकते हो, और जब चेंज हो रहा होगा तो। होपफुल आपको कॉन्सेप्चुअली समझ में आया होगा, क्या समझाया मैंने, बहुत डिटेल में चर्चा कर दी। क्यों पीएनएल सस्पेंस का यूज कर रहे हैं हम इस अकाउंटिंग एंट्री के लिए, क्योंकि वो मिडिल ऑफ द ईयर में दिया जा रहा है और एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, इस वजह से एक नया अकाउंट कर रहे हैं, एक्चुअल नेट नहीं है। आओ कुछ बेसिक एग्जांपल करते हैं, मेरा ये कंसेप्ट खत्म हुआ। अगली क्लास में आपको सिखाऊंगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो आप पहले से सीख चुके हो, बस 1-2 क्वेश्चन कराकर उसको एक रिवाइज करा सकता हूं कि आपको चीजें समझ में कनेक्ट कर पाए आप चीजों को। ठीक है, अगली क्लास में दो कॉन्सेप्ट खत्म कर लेंगे हम। ठीक है, तो एग्जाम्पल समझते हैं इसके। एग्जाम्पल से पहले जो मैंने पिछली क्लास में एग्जाम्पल बताया था उसकी एंट्री पास करके देखते हैं। पिछली क्लास में मैंने एग्जाम्पल कराए थे बहुत सारे, उसकी एंट्री करते हैं। देखो 2-3 एग्जाम्पल कराए थे ना पिछली क्लास में। ठीक है सर, यहां से कराया था एग्जाम्पल 1 मैंने ये कराया था, इसमें एंट्री पास करके दिखाओ। हमारे को देखो चेक करना,
हमारे को ओल्ड गिवन है, जो पार्टनर डेथ हुआ ये गिवन है, और नई शेयर गिवन है क्या क्वेश्चन के अंदर? नई शेयर गिवन नहीं है, बस ऐसे ही बचानो। अगर नया शेयर गिवन है तो समझ लेना रिमेनिंग पार्टनर की रेशियो चेंज हो गई, गेन हो रहा होगा, और अगर नया शेयर गिवन नहीं है तो रिमेनिंग पार्टनर की शेयर चेंज रेशियो चेंज नहीं हुई, उसके में फर्म बियर करेगी। तो 3,60,000 में से उसका कितना बन रहा था? ये तो 20 शेयर कितना हुआ? 30,000। तो एंट्री क्या पास करेंगे? नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है रिमेनिंग पार्टनर का। ए और सी जो पार्टनर बच गए उनका न्यू पीएसआर गिवन नहीं है, तो इस केस के अंदर क्या होगा? पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। सर 20 कैपिटल अकाउंट क्यों आया? क्योंकि इसको 30,000 पे मिलेंगे और ये 30,000 पे सस्पेंस नाम से शो करेंगे, और साल के एंड में इस सस्पेंस अकाउंट को कहां भेजेंगे? गेनिंग रेशियो में या पीएनएल अप्रोप्रिएशन में? सर पीएनएल अप्रोप्रिएशन में वहां भेजेंगे, पर साल के एंड में, अभी साल के एंड में नहीं है, हम 30 जून को एंट्री पास कर रहे हैं, साल के एंड में जब आएंगे तब एंट्री पास करेंगे कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन चले जाएगा, सस्पेंस अकाउंट खत्म हो जाएगा। यहाँ पर क्लियर, समझ में आया? चलो तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद ये एग्जांपल कराया था, इस एग्जांपल के अंदर भी आपको मैंने न्यू पीएसआर नहीं गिवन है, देखो कहीं गिवन है न्यू पीएसआर? नहीं। तो अगर क्वेश्चन के अंदर न्यू पीएसआर गिवन नहीं है तो रेशियो में चेंज नहीं हुआ, तो सिंपली एंट्री पास करेंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन, इधर एंट्री होगी एट द टाइम ऑफ डेथ पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, और कितने से? 4,000 और 4,000 से। समझ में आया? चलो ये कुछ भी नहीं था दोस्तों, पर ये जितना भी मैंने आज की नोटिंग करवाई है जो आपको जरूर लिखना है, बैलेंस शीट भी आपको प्रॉपर बनानी है कि कभी आप पढ़ो तो आपको क्लियरिटी समझ में आए क्या है। अब करते नया एग्जांपल है सीधा का। लो भाई, राम मोहन और सोहन, राम मोहन और सोहन 3 पार्टनर है, और इन 3 पार्टनर का रेशियो दे रखा है आपको 1:1:1। ठीक है, इन 3 पार्टनर का आपको शेयर दे रखा है। इस केस के अंदर यहां पर सोहन की डेथ हो गई, सोहन की डेथ हो गई, और कितने शेयर के साथ? 1/3 शेयर के साथ सोहन की डेथ हो गई। अच्छा कह रहा है कैलकुलेट करंट ईयर प्रॉफिट, कैलकुलेट करंट ईयर प्रॉफिट फ्रॉम द एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट। कहता है करंट ईयर का जो प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है भाई, टिल द डेट ऑफ डेथ वाला प्रॉफिट आपको। अच्छा डेथ कब हुई बता देता हूं मैं, डेथ हुई आपके पास 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को इसकी डेथ हुई, और एवरी और ईयर एंड होता है 31 दिसंबर को। 1 अप्रैल को उसकी डेथ हुई है, डेथ कब हुई? 1 अप्रैल को, और हर साल 31 दिसंबर को ईयर एंड होता है, मतलब कैलेंडर ईयर है हमारा। पिछले 3 साल का आपको प्रॉफिट गिवन है सर, 2017 का, 2018 का, 2019 का, और 2020 हमारा करंट ईयर मान लो। करंट ईयर क्या है हमारा? 2020 है। भाई प्रॉफिट क्या है? 80, 90 और 100, मतलब 80,000, 90,000 और 100,000, 1 लाख। ठीक है, वो कहता है जी करंट ईयर का प्रॉफिट आपको कैसे निकालना है। अगर क्वेश्चन में साफ साफ इंडिकेट कर दिया है, अब वो मेथड नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ले लेना, वो आपका करंट ईयर का प्रॉफिट माना जाएगा। टिल द डेट ऑफ डेथ निकालो और बिल निकालो। केस नंबर 1 आपको है, केस नंबर 1 है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर डज नॉट चेंज। डज नॉट चेंज। पहला केस कह रहा है कि अगर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई भी चेंज में नहीं आता तो एंट्री क्या पास करोगे। केस नंबर 2 है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इज चेंज, और दैट इज 3:2। अब ए और सी का जो प्रॉफिट हो गया, ए और सी नहीं, राम और मोहन का हो गया 3:2, पहले 1:1 था, अब 3:2 हो गया। आओ सर, तो केस नंबर 1 में क्या एंट्री होगी? सबसे पहले निकालूंगा प्रॉफिट फॉर करंट ईयर। करंट ईयर का प्रॉफिट क्या है? जिस साल डेथ हुई उस साल का प्रॉफिट, पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट 80,000 प्लस 90,000 और प्लस 100,000 मतलब 1 लाख। तो 80, 90 और 1, 80, 90 और 1, 2,70,000 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो 2,70,000 वो कह रहा है जो आप करंट ईयर का प्रॉफिट निकालोगे वो पिछले 3 साल का एवरेज करते हुए निकालना, ना तो टर्नओवर और ना ही
टाइम बेसिस, 3 साल का एवरेज कर दो, करंट ईयर का प्रॉफिट मान लेना, एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर निकालने वगैरह। तो ये आ गया 90,000। तो हमने कहा करंट ईयर में ऑन एन एवरेज कितना प्रॉफिट कमाएंगे अब, 90,000 कमाएंगे पूरे साल में। करंट अभी साल खत्म नहीं हुआ, डेट कब होगी, 1 अप्रैल को। तो हम सारी अकाउंटिंग कब कर रहे हैं, 1 अप्रैल की कर रहे हैं। 1 अप्रैल को ही एंट्री पास करूँ सब कुछ 1 अप्रैल को, प्रॉफिट भी 1 अप्रैल को एस्टिमेट करा है कि पूरे साल 90,000 कमाएंगे। अभी 3 महीने हुए हैं, जनवरी फरवरी मार्च हुआ है, और पूरे साल का हमने एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाले 90,000। प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। तो डेथ तक का प्रॉफिट बताइए। मैंने कहा भाई 90,000 रुपए आपको दे रखा है, इंटू 90,000 आपको दे रखा है, इंटू इसका शेयर कितना था 1/3, तो कितना आ जाएगा सर 30,000 रुपए। भाई जो प्रॉफिट निकालेगा टिल द डेट ऑफ डेथ, सॉरी 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 सॉरी, ये तो फर्म प्रॉफिट निकलेगा ना भाई। 90,000 रुपए उस पूरे साल का प्रॉफिट है, तो 12 से डिवाइड कर देंगे, और 3 महीने का प्रॉफिट निकालना है। तो 90,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3, 22,500। आप समझने की कोशिश कर रहे हो, ये 90,500 पूरे साल का प्रॉफिट है। हमें टिल द डेट ऑफ डेथ तक का प्रॉफिट निकालना है, जो कि कितने महीने का होगा, 3 महीने का, जनवरी फरवरी मार्च का। अप्रैल में तो मर गया बेचारा। तो 3 महीने का प्रॉफिट आया सर 22,500। अब ये पूरी फर्म का प्रॉफिट है, तो अब निकालेंगे राम सोहन शेयर ऑफ प्रॉफिट, सोहन शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू 1 अप्रैल। 1 अप्रैल तक इसका प्रॉफिट का शेयर कितना होगा, मैंने कहा अगर 22,500 पूरे तीनों पार्टनर का है, तो इसका शेयर है 1/3। तो 22,500 डिवाइड बाई 3, ये आ गया 7500 रुपए। बस अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई भी चेंजमेंट नहीं आया, तो केस नंबर 1 में एक एंट्री पास करेंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन, सॉरी पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सोहन कैपिटल अकाउंट, सोहन कैपिटल अकाउंट। भाई कितना इसका हिस्से में आना है प्रॉफिट, 7500। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई भी चेंजमेंट नहीं है रिमेनिंग पार्टनर के, तो ये 7500 कौन बियर करेगा, फर्म बियर करेगी। ठीक है, इसलिए पीएनएल सस्पेंस शो करा है। और इसको कहां ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन। वो साल के एंड में होगा, ये एंट्री कर रहा हूं अप्रैल 1 को, अप्रैल 1 को एंट्री कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, केस नंबर 2 में क्या एंट्री होगी, अगर मान लो केस नंबर 1 नहीं होता, 1 नहीं होता 2 होता, उसमें न्यू पीएसआर दे रखा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, वो भी राम और मोहन की, राम और मोहन की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है, जो कि आपके पास है 3:2। और सर ओल्ड कितनी थी, ओल्ड पीएसआर था राम और मोहन का कितना सर, 1:1, राम मोहन सोहन तीनों आएगा ना, ओल्ड में तो तीनों थे। तो भैया आप निकालो गेनिंग रेशियो, क्या निकालेंगे, गेनिंग रेशियो। भाई अब एक पार्टनर के जाने की वजह से 2 पार्टनर को गेन हो रहा है। ठीक है, किस पार्टनर को गेन, वो कंपनसेट करेगा। ठीक है, तो क्या एंट्री होगी, देखो पहले तो करेंगे भाई, देखो राम को कितना गेन हुआ, तो हमने कहा न्यू माइनस से ओल्ड होता है, न्यू माइनस ओल्ड, गेन रेशियो निकालना आता है। तो 3/5 अब होगा इसका शेयर, पहले 1/3 था, अब 3/5 लेगा। तो 5 3 15, 3 3 9 -5, तो 4/15 इसका शेयर आ गया राम। और मोहन को कितने का गेन हुआ, पहले कितना, अब कितना है नया के हिसाब से 2/5 है, पहले 1/3 ले रहा था, अब 2/5 ले रहा है। 5 3 15, 3 दूनी 6, -5 एकम 5, तो 1/15 आ गया। तो अगर मैं गेनिंग रेशियो की बात करूं, राम और मोहन की गेनिंग रेशियो की, तो 4:1 बन गई। तो राम और मोहन 4:1 के रेशियो में गेन कर रहे हैं, मतलब जो पार्टनर जा रहा है ना सोहन, उसका जो 1/3 हिस्सा है, वो राम 4:1, 4/5 राम ले रहा है और 1/5 मोहन ले रहा है। ठीक है, तो इस रेशियो में बांट देंगे। तो एंट्री 2 तरीके हो सकती है, पहले आप एंट्री करो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और 2 क्या नाम है आपका, वो जो पार्टनर है सोहन कैपिटल अकाउंट, सोहन को तो प्रॉफिट मिलेगा, सोहन को तो प्रॉफिट मिलेगा, तो उसकी कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगी 7500 से, और ये 7500 हमने अभी डाल दिया पीएनएल सस्पेंस में। अब हम क्या करेंगे, अगर गेनिंग पार्टनर है, गेनिंग हो रहा है, गेन हो रहा है, पेशे में चेंज होने की वजह से गेन हुआ, तो गेन होने से ये जो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट है, इसको हाथ के हाथ खत्म करेंगे, हाथ के हाथ खत्म करेंगे, गेन के गेम पे हाथ के हाथ खत्म करते हैं। और अगर गेन नहीं हो रहा होता, तो साल के एंड में अप्रोप्रिएशन में भेज देते हैं। पहली एंट्री अप्रैल 1 को ही होगी, और दूसरी एंट्री भी अप्रैल 1 को ही होगी दोस्तों। हाथ के हाथ गेनिंग रेशियो टू, सॉरी हाथ होना होगा, जो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट है उसको हाथ के हाथ खत्म करेंगे, और इसलिए बैलेंस शीट में शो नहीं करेगा। और ये कौन बियर करेगा, राम और मोहन, क्योंकि इनको गेन हुआ। राम कैपिटल अकाउंट डेबिट और मोहन कैपिटल अकाउंट
डेबिट 7500 का डिवाइडेड बाय करेंगे कितना 5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 6000 का गेन हुआ किसको, राम को, और 1500 का गेन हुआ किसको, मोहन को। जो जितना गेन होगा उतना कंपनसेट करने कैपिटल को रिड्यूस कर देंगे। और एक एंट्री भी हो सकती थी, पहले एक एंट्री क्या होती कि भाई देखो राम मोहन, राम देगा कितना 6000 रुपए का गेन हुआ तो 6000 ये कंपनसेट करेगा, मोहन को कितना गेन हुआ 1000 रुपए 1500 रुपए, तो मोहन 1500 रुपए का कंपनसेशन करेगा। और ये पैसा किसको दे देंगे, ये पैसा दे देंगे सर सोहन को जो मर गया, इसके लीगल हेयर को, सोहन को। टोटल कितना आएगा 7500 रुपए सोहन के लीगल। तो एक एंट्री और पास करेंगे, वो बाद में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। पर अभी के लिए आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। हाँ सर अब क्लियर हुआ कि कैसे अकाउंटिंग टेबल याद रखना, हमेशा याद रखना स्टूडेंट। एक बार बता दूं मेरे भाई और बहन कि ये एंट्री ही पास होगी केस नंबर 1 में। पीएनएल अप्रोवेशन की एंट्री मत पास करना, वो साल के एंड में होती है, हम 1 अप्रैल को हो रही है। पर जब रेशियो में चेंज होता है तो ये दोनों एंट्री एक साथ पास होगी 1 ही अप्रैल को, जिस दिन डेथ होगी, तभी तो गेनिंग रेशियो में कंपनसेशन मिलेगा। समझ में आ रहा है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है तो आप या तो ये एंट्री पास करो, ये एंट्री पास करना, ठीक है, जिससे इसका झंझट ही खत्म हो जाएगा। पर ठीक है ये वाली एंट्री। और अगर न्यू पीएसआर नहीं दे रखा क्वेश्चन के अंदर तो आप पीएनएल सस्पेंस अकाउंट 2 ये करना। वैसे आप ये भी कर सकते हो। तो मेरे को तो सबसे बेहतरीन एंट्री ये लगती है, मस्त। क्यों? क्योंकि इसमें हमें एक्चुअल डाटा पता चलता है कि हो कह रहा है, पहले सस्पेंस में भेजा, खत्म करा, फिर उससे गेनिंग से, उसका गेनिंग रेशियो से और गेनिंग पार्टनर से कंपनसेट करवाया। क्लियर है नहीं है सर? क्लियर है चीजें? ठीक। घर के लिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये होमवर्क करके लाइएगा आप घर के लिए, ठीक है। ए बी और सी 3 पार्टनर है, इनका रेशियो 3:2:1, ठीक है जी। इस केस के अंदर बी की डेथ हो गई ऑन 30 जून 2021 को, मान लो बी की डेथ हो गई। 31 मार्च क्लोज बुक, 31 मार्च एवरी ईयर, हर साल 31 मार्च को बुक क्लोज होती है हमारी। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर हो गया 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो मार्च के बाद अप्रैल मई जून, 3 महीने बाद डेथ हुई है, ठीक है। लॉस ऑफ द फर्म, मैं आपको सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, लॉस ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ, लॉस ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ इज 1,80,000 रुपीज। यह है लॉस ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ, मतलब अप टू 30 जून, आपको पूरे साल का नहीं निकालना, 30 जून 2021 का आपको लॉस डायरेक्टली मैंने दे दिया। लॉस के केस में रिवर्सल एंट्री पास होती है दोस्तों। न्यू पीएसआर बता रहा है आपको, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसका, ए और सी का, वो आपको दे रखा है सर 3:2। मुझे बताओ क्या एंट्री पास होगी। अब मैं नहीं बताऊंगा कौन सा केस है, कौन सा बताओ, केस नंबर 2 है, और उस केस के अंदर गेनिंग टू सैक्रिफाइस होती है, मतलब गेनिंग टू डिजीज पार्टनर। और क्योंकि ये एंट्री, क्योंकि ये लॉस है तो रिवर्स हो जाएगी एंट्री। जो पार्टनर जा रहा है उसको लॉस देना पड़ेगा, तो वो रिमेनिंग पार्टनर को देकर जाएगा, ठीक है, और उनकी कैपिटल बढ़ेगी, और वो क्योंकि वो बाकी कंपनसेट करेंगे आगे लॉस को, तो जो पार्टनर जा रहा है वो देगा, तो रिवर्सल की एंट्री होगी। अगर मान लो ये, अगर ये लॉस होता तो क्या एंट्री होती, और इन अगर ये क्या प्रॉफिट होता तो क्या एंट्री होती। दोनों ही केस के अंदर एंट्री करनी है, इन केस ऑफ लॉस, लॉस के केस में, और इन केस ऑफ प्रॉफिट। कर लोगे? और करने के बाद नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि इन केस ऑफ लॉस ये एंट्री है और इन केस ऑफ प्रॉफिट ये एंट्री है। आया, ठीक, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास में होपफुल आपको चीजें समझ में आई होगी। जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चन करते जाएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली इसकी बातें भी आपको क्लियर होती चली जाएगी। ये भी बड़े क्वेश्चन के बीच में आएगा ही आएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा दैट का बड़ा क्वेश्चन जिसके अंदर प्रॉफिट ऑफ दिस शेयर ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट अप्लाई ना हो रहा हो। पिछली 2 क्लास के अंदर जितना मैंने आपको पढ़ाया ना, उस पूरी 2 क्लास का कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में आएगा, ठीक है दोस्त। तो आज की क्लास को यहां पर समाप्त करते हुए चलते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सीखेंगे सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मैं आपको बता देता हूं कि मैंने आपको कितना पढ़ा दिया है, सामने देखेंगे। तो भाई मैंने पिछली क्लास में आपको मीनिंग बताया, पिछली क्लास में मैंने चेंज, ये तो मैंने बताया नहीं, कहा भाई रिटायरमेंट का सेम कॉपी कर दो, पूरा कॉपी है। पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में आपको एक बार जरूर सिखाऊंगा रिवाइज करने के लिए, क्योंकि वो बाहर क्वेश्चन में आता है। शेयरिंग और प्रॉफिट और लॉस ऑफ डिक्रीज पार्टनर इन द ईयर ऑफ डेथ, ये मैं आपको करा चुका दोस्तों, ये मैं आपको करा चुका 2 क्लास की, पिछली 2 क्लास में मैंने आपको यही सिखाया। अमाउंट ड्यू टू डिसीज पार्टनर्स के लिए बनाना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट भी पिछली अगली क्लास में समझा दूंगा। एक तो अगली क्लास में मुझे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सिखाना है और एक कैपिटल अकाउंट सिखाना है, जिससे मेरे खत्म हो जाएंगे। फिर पेमेंट कैसे करनी है उसकी एंट्री, और फिर एक बड़े क्वेश्चन, खत्म हो गया दैट। इतना ही है दोस्तों। अगली क्लास के अंदर मैं आपको ये 2 दिन समझा दूंगा। पेमेंट की एंट्री, अगर टाइम मिला तो पेमेंट की एंट्री भी समझा दूंगा, और उससे नेक्स्ट क्लास में बड़े क्वेश्चन करने का ट्राई दिखाऊंगा, और उसके बड़े क्वेश्चन कर लेंगे, खत्म हो गया।
दैट चैप्टर मुश्किल है ही नहीं। क्यों मुश्किल नहीं है? क्योंकि हम ये 4 कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये 4 कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये 4, इसलिए नहीं है मुश्किल। क्योंकि रिटायरमेंट में ये 4 100% चाहिए, माइनर भी चेंज नहीं था। इस वजह से डेथ चैप्टर बहुत सिंपल हो जाता है और छोटा हो जाता है। अगर ये 4 चैप्टर हमें अलग होता ना तो 4 के लिए अलग 3-4 क्लास लगती तो ये बड़ा हो जाता। ठीक है सर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखेंगे, उसकी एंट्री समझेंगे, वो भी सेम एज वैसी है पर एंट्री समझेंगे जिससे रिवाइज हो पाए। दूसरा मैं आपको सिखाऊंगा कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं इस केस के अंदर। और तीसरा हम निकालेंगे कि रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट किस तरीके से करी जाएगी। एक तो लमसम और एक इंस्टॉलमेंट, सिंपल सी बात है। ठीक है सर, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।